नमस्कार दोस्तों, नेटजैक्स के चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट पुस्तक की समीक्षा शुरू की थी, जिसमें पहले अध्याय में मैंने जॉन रस्किन के बारे में आपको बताया, उसके विचारों पर पड़े प्रभावों के बारे में बताया और जॉन रस्किन के विचारों ने किन लोगों को, गांधी, टॉल्स्टॉय और महान लोगों को प्रभावित किया उस समय, उस पर बात की, उस पर चर्चा की। अब बात करते हैं कि इस पुस्तक के चारों निबंध जो हैं, चारों ऐसे जो हैं, उसमें क्या कहता है जॉन रस्किन। तो सबसे पहले निबंध में पहला खंड जो है रूट्स ऑफ ट्रूथ, इसमें रस्किन कहता है कि इंसान को धनोपार्जन का यंत्र ना समझा जाए, मनुष्य को सिर्फ पैसा बढ़ाने के लिए, संपत्ति बढ़ाने के एक मशीन की तरह ना समझा जाए, उसे रोबोट ना समझा जाए। आज हम रोबोटिक वर्ल्ड में जी रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, वहां इस सिद्धांत का महत्व बहुत अधिक है। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इंसान पैसा बनाने की मशीन न बन जाए, क्योंकि पैसा आपको प्रसन्नता नहीं दे सकता। और रस्किन ये भी कहते हैं कि आधुनिक अर्थव्यवस्था मनुष्य को एक शरीर ही मानती है, इसलिए उसकी आत्मा को ध्यान में रखकर कोई प्लान नहीं बनता। तो आज का हम एक कैपिटलिस्ट मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी जो देखें, तो वहां मनुष्य के शरीर और शारीरिक जरूरतों को ही महत्व ज्यादा दिया गया है। उसकी आत्मिक संतुष्टि, उसके आत्म उत्थान की, आत्मा के उत्थान की बात नहीं की जाती, उसके नैतिक उत्थान की बात नहीं की जा सकती, की गई है। इसलिए हम देखते हैं कि मनुष्य का नैतिक पतन होता जाता है। जैसे जैसे उसका संपत्ति उसकी बढ़ती है, संपन्न होता है, वैसे वैसे नैतिकता का उसमें प्रभाव कम होने लगता है। लेकिन जॉन रस्किन ने कहा कि भाई ताकतवर और कमजोर व्यक्ति के हित अलग अलग हो सकते हैं समाज में, एक उद्योगपति और मजदूर के हित अलग अलग हो सकते हैं, लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए उन्हें जरूरी नहीं कि एक दूसरे से झगड़ा करें या नफरत करके जिए, वो एक दूसरे से प्रेम करके जी सकते हैं, एक दूसरे की जरूरत बन के जी सकते हैं। जिस प्रकार एक माँ अपने 3 बच्चे हैं और एक माँ है, उदाहरण देते हैं रस्किन कि समझो उसके पास एक रोटी का टुकड़ा है, तो वो 3 बच्चों को दे या माँ खुद खा जाए। अगर माँ खुद खा जाती है तो चूंकि वो ज्यादा ताकतवर है, उन लोगों से ज्यादा सक्षम है, इसलिए माना जाएगा कि उसने उनके बच्चों के हक को छीन लिया। और बच्चों में एक उस टुकड़े को पाने के लिए आपस में दुश्मनी और कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो इस परिस्थिति से निपटने के लिए रस्किन कहता है कि यहाँ नैतिक उत्थान की बहुत जरूरत है। जरूरतें सबकी पूरी हो सकती हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए समाज को रास्ते बनाने पड़ेंगे, ना कि मौजूदा संसाधन पर छीना झपटी मचाने की। अब यहां इस सिद्धांत से हमें ये बात सीखने को मिलती है कि एक व्यक्ति का लाभ दूसरे की हानि का कारण न बने, मेरा फायदा मेरे पड़ोसी के नुकसान का कारण न बने। निस्वार्थ व्यवहार समाज के प्रति हमारे लाभ के अवसर को अक्सर बढ़ाएगा, क्योंकि जब आप अपने मजदूर के प्रति उदार रहेंगे, अपने पड़ोसी के प्रति उदार रहेंगे, निश्चित रूप से आपके हित की सोचेगा, आपके साथ काम करते समय ईमानदारी बरतेगा और आपकी संपत्ति बढ़ती रहे उसके बारे में भी सोचेगा, क्योंकि आपकी बढ़ती हुई संपत्ति से आपके पड़ोसी का, आपके मजदूर का, आपके सहयोगी का भी लाभ होता रहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात जॉन रस्किन कहते हैं। और ये भी कहते हैं मजदूर और मजदूरी और मांग में संतुलन होना चाहिए, मतलब कि लेबर, वर्कर्स और डिमांड, इसमें एक बैलेंस होना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो बाजार में प्रोडक्ट जिस रेट पर बिक रहा है और जिस भाव की मजदूरी दी जा रही है मजदूर को, उसमें हमेशा संतुलन बना रहना चाहिए। नहीं तो समाज की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है और समाज में अराजकता फैलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, समाज में लूट बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे हम देखें उदाहरण के लिए कि ठेले पर सब्जी खरीदने जाते हैं तो वहाँ बहुत मोल तोल करते हैं, लेकिन वही किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ सीधा उठा के रखते हैं और जो भाव मांगता है देते हैं। तो ये हमारे आचरण में भी परिवर्तन बहुत जरूरी है कि व्यवहार, आर्थिक व्यवहार हमारा जो है सबके प्रति समान हो। यदि हम अपेक्षा रखते हैं ठेले वाला, चूंकि ठेले वाला हमें, हमारी दृष्टि में कमजोर है, इसलिए हमें लगता है कि हम उससे बार्गेनिंग कर सकते हैं, और वहां बड़े मॉल में हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए कि हमने एक गैप क्रिएट कर रखा है। अगर इस गैप को हम फुलफिल कर देंगे तो या तो दोनों जगह बार्गेनिंग कर पाएंगे या तो दोनों जगह बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन बिना गैप को फिल किए हम इस तरह की असमानता संजोए रहेंगे, असमानता बनी रहेगी। और इसी क्रम में जॉन रस्किन कहते हैं कि एक आदर्श समाज में, एक सभ्य समाज में, सिविलाइज सोसाइटी में 5 आदर्श व्यवसाय होते हैं और होने ही चाहिए। देयर आर 5 आइडियल ऑक्यूपेशंस, प्रोफेशंस। पहला है सोल्जर का, सैनिक का, रक्षा के लिए, समाज की, राष्ट्र की रक्षा के लिए। दूसरा है शिक्षक का व्यवसाय, जो समाज को शिक्षित करे, पढ़ाए, सही मार्ग दे, सही ज्ञान दे, ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाए।
तीसरा है डॉक्टर, जो समाज को स्वस्थ रखता है, लोगों को स्वस्थ रखता है। चौथा है वकील, जो न्याय दिलाने का काम समाज में करता है। और पांचवा है व्यवसायी, जो हर तरह की चीजें सप्लाई करता है, आपूर्ति करता है समाज को। इन 5 व्यवसायों का हर समाज में होना बहुत जरूरी है। बिना इसके कोई भी समाज ठीक से चल नहीं सकता, न्यायपूर्ण नहीं रहेगा, शांतिपूर्ण नहीं रहेगा और अभावग्रस्त हमेशा रहेगा। इसलिए इन 5 व्यवसायों का होना बहुत जरूरी है। लेकिन जॉन रस्किन ये भी कहते हैं कि अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए इन 5 क्षेत्रों में लगे लोगों को बलिदान देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। एक व्यवसायी कैसे बलिदान देगा कि जरूरत के समय पर, जैसे आज कोरोना के समय हम देख रहे हैं कि होर्डिंग्स की है, कीमतें दुगना ली जा रही हैं, लोग औने पौने दाम पर चीजों की को बेच रहे हैं लोगों को। व्यवसायिक अनैतिकता एक तरह से कर रहे हैं। यही वो वक्त है जब उनकी नैतिकता की परख होती, समाज के प्रति उनकी जरूरत की परख होती है। वही हाल डॉक्टरों का है, वकीलों का वही हाल है, शिक्षकों का वही हाल है, सैनिकों का भी यही हाल है। तो अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए हमें अपने व्यक्तिगत हित के बलिदान के लिए तत्पर रहना चाहिए। और जिसे यह नहीं पता कि उसे कैसे जीना है, कब जीना है, तो उसे मरने का क्या मजा आएगा। इसलिए वो कहता है कि खासतौर पर युवाओं में, हर समाज में कुछ चीज़ों के प्रति बहुत जागरूकता होनी चाहिए। सबसे पहले स्वास्थ्य और व्यायाम संबंधी नियमों और कानूनों के प्रति जागरूकता हो और इसे अपने आचरण में डेली लाएं। मतलब स्वस्थ समाज की कल्पना जॉन रस्किन देते हैं। न्याय और सज्जनता की आदतें, मतलब न्यायपूर्ण दृष्टिकोण और सिविलाइज्ड मैनर, ये लोगों की आदतों का हिस्सा होना चाहिए। ये हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाना चाहिए कि हम अन्याय से बचें और हम किसी तरह की दुर्जनता से, अनसिविलाइज्ड व्यवहार से बचें। और हमारी जो आजीविका हो वो न्यायपूर्ण होनी चाहिए। हम जिस तरीके से भी कमाने, गलत काम करके कमाने की समाज में किसी को परमिशन नहीं दी जानी चाहिए और न तो मिल सकती है। सही काम करके सही तरीके से ही सही आजीविका हर व्यक्ति को कमाना चाहिए। दूसरा खंड जो द वेन्स ऑफ वेल्थ में जॉन रस्किन कहता है कि हमारा जो आधुनिक विज्ञान है वो एक तरह से धनी होने का शास्त्र है, लोगों को धनी बनाने का साइंस है, धनी बनाने की टेक्नोलॉजी पैदा करता है। इस बारे में रूसो ने भी कहा था कि द मैन हैज बॉर्न एज ए प्योर एंड ऑनेस्ट बट आवर साइंस एंड इंस्टीट्यूशंस हैव करप्टेड हिज मॉरल्स। मतलब मनुष्य अच्छा और पवित्र पैदा हुआ था, हमारे विज्ञान और संस्थानों ने उसे और उसकी नैतिकता को अपवित्र कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। तो यहाँ वो विज्ञान पर प्रश्न खड़ा करते हैं जॉन रस्किन। अब विज्ञान और उसके द्वारा उपलब्ध ज्ञान समाज को बेहतर बनाने के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए, न कि समाज को लूटने, समाज की संपत्ति को कुछ लोगों के हाथ में संग्रह करने के लिए। हर व्यापारी फायदा कमाता है, फायदा कमाना भी चाहिए, लेकिन वो कहता है व्यापारी को यह सोचना चाहिए कि उसके धन कमाने की जो प्रक्रिया है उससे समाज और राष्ट्र का कितना भला हो रहा है। एक व्यापारी की समाज में यही भूमिका है। वो हमेशा सोचे यदि वो लोगों को आपूर्ति ठीक से कर रहा है, सप्लाई ठीक कर रहा है, सही दाम ले रहा है, तो एक तरह से वो समाज सेवा कर रहा है, राष्ट्र सेवा कर रहा है, समाज के हित में वो कर भर रहा है सरकार को, तो वो राज्य और समाज के लिए बहुत उपयोगी काम कर रहा है। तो लेकिन आज की वो जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखें, जिसने कोरोना जैसी क्राइसिस में सारी दुनिया को त्राही त्राही मचाने को मजबूर कर दिया है, उसमें ये अर्थशास्त्र लोगों को खुद अमीर बनने और दूसरों को गरीब बनाने की प्रक्रिया पर ज्यादा जोर देता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। तो जॉन रस्किन 2 तरह की इकोनॉमी की बात करते हैं, एक राजनीतिक अर्थशास्त्र पॉलिटिकल इकोनॉमी और दूसरा व्यापारिक अर्थशास्त्र कॉमर्शियल इकोनॉमी, मर्केंटाइल इकोनॉमी। राजनीतिक अर्थशास्त्र के तौर पर जॉन रस्किन कहते हैं कि जॉन रस्किन मर्केंटाइल पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में कहते हैं कि प्रोडक्शन, कंजर्वेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये पूरी तरह से एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, जिससे नेशन और सोसाइटी का वेलफेयर होता है, जिससे समाज और राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। इसलिए उत्पादन प्रक्रिया, उसको बांटने की प्रक्रिया, उसके संरक्षण की प्रक्रिया, जैसे आज गोडाउन में माल भरना या उनको जो उत्पादन की प्रक्रियाओं में लाने वाली चीजें हैं, उनसे एक देश का हित सीधा जुड़ा होता है, समाज का हित सीधा जुड़ा होता है। इसलिए सरकारों को इन चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और समाज को भी इन चीजों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, और सबसे अधिक व्यापारी वर्ग को। जैसे एक गृहिणी की अपनी भूमिका है, भवन निर्माता की अपनी भूमिका है, किसान की अपनी भूमिका है। इनके कार्यों से देश और समाज
का भला होता है, तो इनके कार्यों को कल्याणकारी कार्यों में गिना जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो मर्केंटाइल इकोनॉमी है, व्यापारिक इकोनॉमी है, वो अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बनाने की एक होड़ पर जोर देता है। जो आज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स हैं, ओपन कंपटीशन के नाम पर, लीजस फेयर के हस्तक्षेप ना हो इसके नाम पर, वो इस होड़ को जन्म देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि कोई भी संपत्ति, कोई भी वेल्थ, वो मजदूर और पूंजी दोनों के मिलन से ही बनती है। समझिए मेरे पास जमीन पड़ी है बहुत सारी, उस जमीन पर काम करने के लिए मेरे पास मजदूर नहीं, तो मैं अकेले क्या जोत के उस पर उत्पादन कर पाऊंगा? मैंने फैक्ट्री लगा ली, क्या उस फैक्ट्री को मैं अकेले चला पाऊंगा? इसलिए मजदूर, उत्पादन और मालिक, तीनों को एक समान महत्व देना चाहिए इस पूरी उत्पादन प्रक्रिया में, तभी अर्थव्यवस्था ठीक होगी। अब और देखते हैं कि इंसान लालची कब बनता जाता है। आप देखिए बहुत सारी जमीनें खाली पड़ी दिखेंगी एक तरफ, दूसरी तरफ बहुत सारे बेघर आपको दिखेंगे। एक तरफ आपको दिखेगा खाना बर्बाद हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, होटलों में लोग लाइनें लगा के खाना खा रहे हैं, दूसरी तरफ आपको लाइनें लगा के भिखारियों की तरफ भूखमरी के शिकार खड़े मिलेंगे। एक तरफ आप देखेंगे पानी नालों में बहाया जा रहा है, दूसरी तरफ आप देखेंगे प्यास से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। तो ये जो डिमांड और सप्लाई के बीच में एक गैप आया, वो गैप आता है जो व्यापारिक लालच को बढ़ावा मिलता है जब समाज में, जब लोग संपत्ति को अधिक से अधिक अपने पास इकट्ठा करने के चक्कर पड़ जाते हैं, संसाधनों पर कब्जा करके संसाधनों से अपना फायदा कमाने की योजना को आगे बढ़ाने में लग जाते हैं, तब जाके ये प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से तीसरा ऐसे जो लिखा इवन हैंडेड जस्टिस, इवन हैंडेड जस्टिस में जॉन रस्किन कहता है कि गरीब को लूटो मत, सताओ मत। जो गरीब है समाज में, कमजोर वर्ग है, उसे लूटो मत, उसे सताओ मत। हमारे कबीरदास जी ने भी कहा था, दुर्बल को मत सताइए जाकी मोटी सांह, बिना जीव की सांह से लौ भस्म हो जाए। मतलब एक दुर्बल कमजोर व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी आह जब लगती है तो उससे समाज और राष्ट्र नष्ट होने लगते हैं। इसलिए सक्षम वर्ग की, अमीर वर्ग की, ताकतवर वर्ग की जिम्मेदारी हमेशा बनती है कि वो कमजोर की रक्षा करे। राम मनोहर लोहिया जी भी कहा करते थे कि भाई मेरे पास एक गाय है, लेकिन ये मैं देखूं कि मेरे पड़ोसी के पास कम से कम एक बकरी हो। यदि मेरा भी यही मानना है कि यदि मेरी बिल्डिंग में एक फ्लोर और बढ़ रहा है तो मैं कोशिश करूं कि मेरे पड़ोसी की जो झोपड़ी है, उसकी झोपड़ी तो रिपेयर हुई रहे, बारिश की सीजन में ठीक से चल सके। तो ये यहाँ लेकिन नैतिक बल की आवश्यकता होती है। यहाँ कोई कानून आपसे हर काम नहीं करवा सकता, यहाँ नैतिक बल की बहुत आवश्यकता होती है। तो चौथा खंड एक्ट वेलोरम, जिसमें सिर्फ संपत्ति एक राष्ट्र को खुश नहीं बना सकती, ये उसका मूल तत्व है कि सिर्फ संपत्ति कमाने से एक राष्ट्र खुश नहीं हो सकता। और इसमें जॉन रस्किन ने कहा है कि एक राष्ट्र प्रसन्न तब होगा जब उसमें नैतिक बल बहुत ज्यादा होगा, और नैतिक बल तब आएगा जब उसमें आत्मानुशासन उस राष्ट्र में रहेगा। तो दोस्तों गांधी जी भी यही कहा करते थे। गांधी जी भी समष्टि को सुधारने से पहले व्यक्ति को सुधारने की बात करते थे। वो कार्ल मार्क्स की तरह व्यवस्था लोगों पर थोपने की बात नहीं करते थे। वो तो कहते थे कि इंसान का हृदय परिवर्तन ऐसा करो कि वो जरूरत से ज्यादा चीजें ले ही ना, बजाय इसके कि आप कानून बना के पहरेदार लगाओ कि लोग न लें। हाँ, ये बात सत्य है कि मैकियावेली जैसे लोगों ने कहा था, फियर वर्क्स बेटर देन लव, कि भय जो है हमेशा प्रेम की अपेक्षा जल्दी और ज्यादा असरदार तरीके से काम करता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा देर टिकता नहीं। टिकेगा तो गांधी और रस्किन जैसा कानून कायदा ही। आज इस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, संरक्षण की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम समाज में बढ़ती असमानता को लेकर चिंतित हैं, अगर इन चिंताओं को दूर करना है तो हमें जॉन रस्किन जैसे लोगों को पढ़ना जानना जरूर चाहिए। आप लोगों ने इन दोनों एपिसोड्स को बड़े धैर्य से सुना, इसमें आई त्रुटियों को क्षमा करिएगा, और इस तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिए। नेटजैक चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाते रहिए। इस पर हम ऐसी ही समाज उपयोगी और ज्ञान उपयोगी चीज़ें लाते रहेंगे। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।